Hello student, I am Mahad Hussain, your chemistry teacher. Hope you are well. Now we are facing lockdown and India is confronting a very disastrous virus spread across the country. Entire world affected with it. And it's dolorous and lugubrious that cases are increasing day by day. Now we have some responsibilities. Be isolated from the market where gathering occurs and don't go out if you do not have much important task to do for. Help the poor because helping hands is always better than the praying lips. I know that most of the students are bothered and embarrassed towards their studies. Especially students who entered in 10th and 12th standards are very disappointed because schools and coachings are totally closed. Now I am here to help you how much I can. So we know that chemistry have three branches: physical, organic and inorganic. So all three branches will be covered by me, and I will provide you entire syllabus, 9th, 10th, 11th, 12th. Complete syllabus will be covered by me. And today is the basic lectures time. We will cover some basics of chemistry. And this basic will very helpful to all of you, whatever be the class 9th, 10th, 11th, 12th. This class will be helpful to all and you must have to watch it carefully. So स्टार्ट करेंगे आज हम लोग पीरियोडिक टेबल को समझते हुए। पीरियोडिक टेबल को अंडरस्टैंड करने में हम लोगों को थोड़ा सा रटने की भी ज़रूरत पड़ती है चीज़ों को, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें हम लोग ट्रिक से कवर करेंगे और ये बेसिक सा लेक्चर रहेगा। इसके बाद मैं सीक्वेंस वाइज कंप्लीट आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कराता रहूँगा जिसमें आपका पूरा सिलेबस रहेगा। ये मेरे कुछ लेक्चर्स हैं जो 9th, 10th, 11th, 12th सभी बच्चे देखें और ज़रूर देखें, क्योंकि मैं जो बेसिक लेक्चर बनाऊँगा इस पैटर्न पे बनाऊँगा कि जहाँ जहाँ पर आपके बेसिक्स का यूज होता है, जिस जिस इम्पॉर्टेंट टॉपिक का यूज होता है, मैं उसको बेसिक लेक्चर में कवर कर दूँगा। और केमिस्ट्री में चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। जैसे हमारा पीरियोडिक टेबल हो गया, मोल कॉन्सेप्ट हो गया, और मोल कॉन्सेप्ट में आपका कंसंट्रेशन टर्म्स वगैरह हो गई। फिर आप ऑक्सीडेशन नंबर पे चले जाइए, रेडॉक्स रिएक्शन वगैरह, फिर बैलेंसिंग वगैरह अगर आप देखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना वगैरह। फिर उसके बाद ऐसे बहुत से टॉपिक्स हैं, बहुत से छोटे छोटे टॉपिक हैं। जैसे केमिकल बॉन्डिंग में आप जाएंगे तो उसमें छोटे छोटे कई टॉपिक्स हैं। तो बहुत सारे टॉपिक्स को मिला करके मैं बेसिक का आपको लेक्चर प्रोवाइड करा दूंगा। कुछ लेक्चर्स आप देख लेंगे तो आगे आप लोगों के लिए मेरे साथ पढ़ना काफ़ी आसान हो जाएगा और चीज़ें आपको स्ट्राइक करेंगे, समझ में आएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पीरियोडिक टेबल और इसको समझते हैं कि ये क्या है। बेसिकली पीरियोडिक टेबल को हम लोग 11th में पढ़ेंगे, फिर से दोबारा पढ़ेंगे। अभी हम लोग जो मेन इम्पॉर्टेंट बातें हैं थोड़ी बहुत उसको जान लेते हैं। और अगर आपको कंप्लीट इसकी डेप्थ में जाना होगा, आप 11th के स्टूडेंट हैं तो पढ़ेंगे ही, और अगर आप 9th, 10th या 12th के हैं, 12th के भी बच्चे काफ़ी जो होते हैं, कुछ तो बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं और कुछ बच्चे एवरेज होते हैं जो नहीं किसी कारणवश पढ़ पाते हैं। तो उनके लिए भी ये मेरी सलाह होगी कि आप 11th के भी टॉपिक्स को या 11th के भी सिलेबस को साथ ही साथ देखते चलिए, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास टोटल पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स होते हैं। जनरली 12th के बच्चे भी जानते होंगे सारी चीज़ें, अगर जानते भी हों तो भी आप लोग इस लेक्चर को ज़रूर देखिए, आपको ज़रूर हेल्प करेगा ये।
हर हाल में आपको देखना चाहिए। 9th-10th के बच्चे अगर देखेंगे तो उन लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी रहेगा ये, और 11th के बच्चों को तो देखना ही है। एंड 12th के बच्चे जिनका थोड़ा भी डाउट हो, कमज़ोर हों बच्चे पीरियोडिक टेबल को समझने में, वो ज़रूर देखें। चलिए, जो बच्चे जिनको आता हो, बहुत अच्छे से आता हो, ठीक है, वो स्किप कर सकते हैं। हमारे जो लेक्चर्स आएंगे 12th के बच्चों के लिए, उस पर वो लोग अपना ध्यान देंगे। और जिनका थोड़ा भी कमज़ोर है वो ज़रूर देखें, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा हमारा ये बेसिक लेक्चर जो होगा। देखिए 18 ग्रुप होते हैं टोटल। 18 ग्रुप्स में आपका वर्टिकल जो कॉलम दिख रहा है उसको हम ग्रुप कहते हैं। देखिए ये इस तरीके से हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ये मिला करके एक ग्रुप बनाते हैं। और पीरियड्स क्या होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज जो होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड्स। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये मिलकर के एक पीरियड बनाते हैं। या यहाँ आ जाइए, कैल्शियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, जिंक, कॉपर, जिंक, गैलियम और जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेरियम, ब्रोमीन एंड क्रिप्टन, ये सारे मिला करके एक क्या बनाते हैं, पीरियड बनाते हैं। तो टोटल आपके पास 7 पीरियड होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, और 18 ग्रुप्स होते हैं। बेसिकली पीरियोडिक टेबल में इसको बनाने के लिए हज़ारों साइंटिस्टों ने मेहनत की है, बहुत से लोगों ने बहुत सारी मेहनत की है, ताकि हमारी स्टडी जो है एलिमेंट्स की वो आसान हो जाए। 118 एलिमेंट्स अभी तक आपके पीरियोडिक टेबल में डिस्कवर्ड हो चुके हैं। और स्टार्टिंग में कुछ साइंटिस्टों का हम लोग 11th जब पढ़ेंगे तो कंट्रीब्यूशन देखेंगे, जैसे लेवजियर हो गया, डावर्नियस का ट्राइड हो गया, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव हो गया, एंड लोथरमेयर्स का कर्व भी देख लेंगे हम लोग, एंड मेंडलीव का कंट्रीब्यूशन पीरियोडिक टेबल में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे मोस्ले का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। चलिए बात करते हैं कि हमारे पीरियोडिक टेबल में मेटल्स और नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स कहाँ कहाँ पे रहते हैं। देखिए ये दो ग्रुप जो दिख रहे हैं आपको, ये फर्स्ट ग्रुप जिसको हम लोग अल्कली मेटल्स कहते हैं, और ये सेकंड ग्रुप जिसको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। ये दोनों ग्रुप मिलाकर एक ब्लॉक बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक। इसमें सारे के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की स्टडी हम लोग अलग चैप्टर में करते हैं, 11th में हाइड्रोजन नाम का वो एक चैप्टर है, अलग उसकी स्टडी किया जाता है। चलिए फिर इधर कहीं आता है आपका पी ब्लॉक। लेफ्ट साइड में एस ब्लॉक और राइट साइड में पी ब्लॉक आता है। पी ब्लॉक में आपके मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइट्स तीनों होते हैं। सिर्फ इकलौता ऐसा ये ब्लॉक है जिसमें मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट्स तीनों मिलेंगे। एस ब्लॉक में सिर्फ मेटल एक्सेप्ट हाइड्रोजन। डी ब्लॉक यहाँ बीच में होता है, जिसमें देखिए आपको ऐसे कुछ 10 ग्रुप्स दिख रहे होंगे, 10 ग्रुप्स दिख रहे होंगे। ये 10 ग्रुप मिला करके क्या बनाते हैं, डी ब्लॉक। और यहाँ पे नीचे कहीं आपको एफ ब्लॉक दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं मेटल किस में होते हैं। एस ब्लॉक पूरा मेटल, हाइड्रोजन को छोड़ करके। डी ब्लॉक कंप्लीट मेटल, कोई एक्सेप्शन नहीं। और पी ब्लॉक में आपके ये बीच में कहीं यहाँ पे मेटोलाइट्स होंगे, राइट साइड में इसके नॉन मेटल होंगे और इसके लेफ्ट साइड में मेटल्स होंगे। और नीचे जो एफ ब्लॉक होता है कंप्लीट मेटल होता है, कोई भी इसमें एक्सेप्शन नहीं है। एस ब्लॉक में हाइड्रोजन को छोड़ के सारे मेटल, डी ब्लॉक कंप्लीट मेटल, एफ ब्लॉक कंप्लीट मेटल। पी ब्लॉक में हम लोगों को थोड़ी सी वेरिएशन दिखती है। तो पी ब्लॉक में मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट्स तीनों पाए जाते हैं। मेटलाइट्स क्या होते हैं, जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों की तरह के होती है, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और एस्टाटीन। ये सारे जो हो गए ये मेटलाइट्स की कैटेगरी में आते हैं। इसको याद करने के न्यूमेरिक्स होते हैं, जैसे बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या, सब ट्यूशन आते हैं। इस तरीके का ट्रिक्स बना करके हम लोग लर्न कर लेते हैं। पीरियोडिक टेबल को समझने में आसानी हो जाती है अगर हम लोग न्यूमेरिक्स का यूज करते हैं तो, ठीक है। ये मेटलाइट के इधर सारे नॉन मेटल और इसके इधर सारे के सारे मेटल्स होते हैं। चलिए अब समझते हैं कि मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। हम लोग बचपन से ये पढ़ते आते हैं
कि मेटल्स आर मैलिएबल, डक्टाइल, लस्चरस, सनरस एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हार्ड, इस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स मेटल्स के बारे में पढ़ते आते हैं। बट बचपन में हम लोगों को ये बता दिया जाता है कुछ चीज़ें कि केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं। जैसे मरकरी बता दिया गया कि ये एक्सेप्शन है, मेटल तो है लेकिन ये हार्ड नहीं है, और बहुत सारी प्रॉपर्टी जैसे मैलिएबल नहीं है, डक्टाइल नहीं है, इस तरीके की चीज़ें बताई गई, बोला गया कि ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या होता है केमिस्ट्री में? हाँ है, एक्सेप्शन है, लेकिन जितनी चीज़ें बता दी जाती हैं कि सब एक्सेप्शंस है, एक्चुअल में उसका एक्सप्लेनेशन उस टाइम के लिए बच्चों के लिए समझना मुश्किल होता है। इसलिए बोल दिया जाता है, जैसे 7th 8th में ही थे तो हमें बता दिया गया कि जो मरकरी है वो एक्सेप्शन है। अब उस समय अगर मुझे ये बोला जाता कि ये इलेक्ट्रॉन का डोनर है, तो मुझे ये बात शायद नहीं समझ में आती। आजकल के बच्चे तो ज़्यादा समझदार हो गए हैं, बहुत ही पहले से उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है उन पर। लेकिन जिस समय मैं पढ़ता था उस समय के लिए ये बहुत बड़ी बात थी अपने आप में, 6th 7th के लिए, कि मरकरी एक इलेक्ट्रॉन डोनर है। ओके, तो उस समय के लिए एक्सेप्शन बोल दिया गया। आज की डेट में हम जानते हैं कि मेटल को किस तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। द एलिमेंट विच इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर इज कॉल्ड मेटल एंड द एलिमेंट विच इज इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर इज कॉल्ड नॉन मेटल। तो हम लोग देखते हैं कि मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं, और नॉन मेटल्स क्या होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। ओके, चलिए अब ये बात करते हैं कि हम लोग मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स, मेटल का कैरेक्टर जो है वो ग्रुप वाइज चलने में कैसे बढ़ता है या घटता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होता है जब राइटवर्ड चलें, पीरियड वाइज ग्रुप वाइज चलें, या आप ये कहें एटॉमिक साइज़ का क्या होता है अगर हम राइटवर्ड चल रहे हैं और डाउनवर्ड चल रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को कवर करनी है। चलिए बात करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और आप जान लीजिए, हम लोग एलिमेंट्स को याद करेंगे पीरियोडिक टेबल के सारे के सारे एलिमेंट को याद करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा है, और नहीं होता है तो आप लोग न्यूमेरिक्स के जरिए कम से कम एस ब्लॉक की ये 2 ग्रुप और पी ब्लॉक के ये 6 ग्रुप ये जरूर याद कर लें, और ग्रुप वाइज याद करिए। कई बच्चे क्या करते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, इस तरीके से पीरियड वाइज चलते हैं। तो उन लोगों को मेरी सलाह है, ठीक है, अगर आप पीरियड वाइज भी याद कर लिए हैं तो ग्रुप वाइज भी याद करने की कोशिश करिए, क्योंकि आपकी जो भी प्रॉपर्टी रिजेंबल होगी, जो भी प्रॉपर्टी मैच करेगी एलिमेंट्स की, वो ग्रुप वाइज आपको ज़्यादा बेनिफिशियरी, ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ग्रुप वाइज जैसे एक आप न्यूमेरिक्स बना लीजिए, इसका चलता है मार्केट में, सभी टीचर्स इसको पढ़ाते हैं, लेकिन ये सिलेबस का हिस्सा नहीं होता है। न्यूमेरिक्स जो होता है ये खुद का बनाया हुआ एक तरीके से समझ लीजिए कि हाइपोथेटिकल चीज़ है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। फ्रेंसियम का हम स्टडी नहीं करते हैं फिलहाल के लिए, अभी 10th 11th में ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, इसमें रेडियम भी नहीं करते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसके लिए न्यूमेरिक्स क्या होता है, हे ली ना कर रब से फरियाद, इस तरीके का होता है। और सेकंड ग्रुप के लिए क्या होता है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, इस तरीके के न्यूमेरिक्स बना करके आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। पी ब्लॉक में आते हैं, जैसे 13 ग्रुप, ये देखिए, ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप, और बीच में 10 ग्रुप मिला करके ये हो गया टोटल 12, तो यहाँ से 13 ग्रुप स्टार्ट होगा। टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम कैसे याद करते हैं, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। नीचे वाले एलिमेंट्स को अभी आप रहने दीजिए, बस इतना ही आप याद कर लें, बहुत है। और 14th ग्रुप को कैसे याद करते हैं, चरण सिंह जी टिन पर, ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। और फिर आप आ जाइए इस पे 15 ग्रुप पे। 15 ग्रुप को कैसे याद करते हैं, नाना, पार्टिकर, असरानी, सब भिखारी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। सॉरी। फिर आ जाइए 16th ग्रुप पे, ऑक्सीजन फैमिली पे। ओ स्टाइल से टीपो या ओ स्टाइल से तेल पॉलिश, इस तरीके का कुछ भी आप न्यूमेरिक्स बना करके अपने तरफ से भी आप बना करके याद कर सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे। ये बनाने का यही बस उद्देश्य है कि आपको चीज़ें दिमाग में स्टोर हो जाएं, ठीक है ना, आसानी हो जाती है ये न्यूमेरिक्स बनाने से। अच्छा, ये 17th ग्रुप है, इसको हम हैलोजन ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है ना, ये हैलोजन्स कहलाते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टरीन। फिर कल बाहर आई आंटी, इस तरीके का आप बना लीजिए। और लास्ट में आता है हमारा नोबल गैस या इनर्ट गैस। इसको हम नोबल गैस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये
किसी से बॉन्डिंग नहीं करना चाहते हैं, मतलब ये स्टेबल होते हैं। स्टेबल इन द सेंस इनकी एनर्जी कम होती है। अपने जो भी पीरियड्स के ये एलिमेंट हैं उन सारे एलिमेंट से इनकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो सारे के सारे एलिमेंट इन्हीं की तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहते हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं ग्रुप, ये सारे एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, नोबल गैस। जैसे केमिस्ट्री का एक अपना फंडा है, इसका बेसिक्स ही यही है कि एवरी एलिमेंट्स वांट्स टू रिड्यूस इट्स एनर्जी टू गेन स्टेबिलिटी। और इसका मतलब ये हुआ कि सारे के सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो अपनी एनर्जी को कम करना चाहते हैं और स्टेबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं। जब एनर्जी कम होती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, और सारे के सारे एलिमेंट रिएक्शन ही इसीलिए करते हैं कि उनकी क्या हो, एनर्जी लोअर हो सके। ठीक है, अब आगे चल के हम देखेंगे कुछ एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। ये हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, 11th का ये टॉपिक है, फिलहाल उसमें नहीं जाना है। हम लोग ये समझें कि रिएक्शन क्या होती है। रिएक्शंस में अगर केमिकल रिएक्शंस की बात करें, ठीक है ना, न्यूक्लियर रिएक्शन की बात नहीं करें, अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अ रिएक्शन वेयर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जब भी कहीं केमिकल रिएक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जरूर होगा, एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जरूर होगा। विदाउट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकता है। फिजिकल हो सकता है, केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकता। फिजिकल कैसे, जैसे वाटर का इवेपोरेट हो जाना, ये कोई केमिकल चेंज नहीं है, इसमें कहीं इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं आता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहाँ आएगा, जैसे कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, या आप किसी चीज़ को कंबस्ट कर दीजिए एयर की प्रेजेंस में, या मतलब कोई भी ऐसा रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन सारे के सारे, ठीक है ना, ये सब क्या है, जैसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, ये सारे रिएक्शंस क्या होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, पार्टिसिपेशन होता है, इनका ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इस वजह से ये केमिकल रिएक्शन कहलाते हैं। ओके, नोबल गैस के बारे में हम लोग जान लिए कि ये नोबल गैस क्या होते हैं। ये कभी रिएक्शन नहीं करना चाहते हैं, अपने पीरियड में सबसे स्टेबल होते हैं अपने रिस्पेक्टिव। जैसे ये फर्स्ट पीरियड में आप देखेंगे तो हीलियम सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ये जल्दी रिएक्ट नहीं करना चाहेगा। सेकंड पीरियड में देखेंगे नियॉन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ऐसे करके अपने रेस्पेक्टिव जो भी उनका पीरियड होगा उसमें वो एलिमेंट्स जो नोबल गैस होंगे वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होंगे। और इसके लिए न्यूमोनिक्स क्या होता है, हीना, नीना और करीना, आओ करें एक्सरे। आओ करें को आप स्किप कर दें, हीना से हीलियम, नीना से नियॉन, और से आर्गन, करीना से क्रिप्टन, आओ करें स्किप करिए, एक्स से जेनन और रे से रेडन। ठीक है और ये न्यूमोनिक्स जो है आप लोग बार बार बैक करके देखेंगे, आगे बढ़ा करके, फॉरवर्ड करके, तो आप लोगों को ये याद हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब बैक करिए और फिर से देखिए, फिर बैक करिए, फिर से देखिए, 3-4 बार 5 बार आप देखेंगे, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। केमिस्ट्री में लोग बोलते हैं कि भाई बहुत रटना पड़ता है, तो सही बात है, रटने का तो है ही है, क्योंकि इतना ज़्यादा इसमें पढ़ना रहता है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ये तो बहुत ही लेंदी होता ही है, लेकिन बहुत आसान भी होता है। अगर आप देखेंगे आईआईटी और नीट में तो आप लोगों को पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग यही होता है। ठीक है, 12th के बच्चे, 10th के, 11th के बच्चे, ये सब समझ लें इस बात को कि केमिस्ट्री सबसे आसान होता है। लेकिन आसान कब होता है, जब उसकी बेसिक्स को हम लोग अच्छे से समझे रहेंगे। जगह जगह वही कॉन्सेप्ट घूम घूम करके आते रहेंगे आपको, और अगर कुछ चीज़ों पे आपने अच्छी पकड़ बना ली तो आपको अच्छा स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता, ना ही 12th में और ना ही आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। ठीक है, जैसे 11th-12th स्टैंडर्ड के जो भी एग्ज़ाम्स हैं उसकी बात मैं कर रहा हूँ, जैसे नीट हो गया और आईआईटी का हो गया। ठीक है, 11th-12th के बाद जो बच्चे आपके प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए मैं खासकर बता दूं कि ये अगर बेसिक्स आपने अच्छे से कर लिया तो आप लोगों को जो भी पढ़ेंगे अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि क्या होता है प्रॉपर्टी मेटल्स की अगर हम डाउनवर्ड चलते हैं। तो ग्रुप वाइज याद करना है आप लोगों को एलिमेंट। ओके, चलिए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। पहले सबसे अल्कली मेटल्स की ही बात कर लेते हैं। जैसे हम नीचे जाते हैं हमारा क्या बढ़ता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर जो है एलिमेंट्स का बढ़ता है। इससे क्या होता है, मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। ठीक है, यानी कि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। देखिए दोनों मेटल हैं, आप रुबिडियम और सीजियम में, रुबिडियम और सीजियम में अगर आप लोग कंपेयर करेंगे तो दोनों मेटल है, रुबिडियम भी मेटल है और सीजियम भी मेटल है। लेकिन सीजियम
रूबिडियम से ज़्यादा मेटलिक है। ओके, जैसे दो स्मार्ट लोग हैं तो एक बंदा दूसरे वाले से थोड़ा सा ज़्यादा स्मार्ट है। बात समझ में, बात समझ में आ रही है? चलिए, यूँ कहें कि पीरियोडिक टेबल में मोस्ट मेटलिक एलिमेंट जो है वो सीजियम होता है, और मोस्ट नॉन मेटलिक एलिमेंट क्या होता है? फ्लोरीन होता है। देखिए, डाउनवर्ड ग्रुप में जाते हैं तो क्या होता है? एटम का साइज इंक्रीज करता है, जिससे लास्ट इलेक्ट्रॉन पे जो न्यूक्लियस की पकड़ होती है वो कमज़ोर पड़ जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से आयनाइज हो जाता है। ठीक है, इसलिए ये क्या है? अच्छा मेटल है। इलेक्ट्रॉन जो आसानी से निकल जाए, जिसका जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से डोनेट कर दे, वो उतना ही अच्छा मेटल होता है। और जो इलेक्ट्रॉन को जितनी अच्छे से ले ले, जितनी पावरफुली वो उसको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, वो उतना ही ज़्यादा नॉन मेटलिक होगा। जैसे फ्लोरीन क्या होता है? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ड्रैग कर लेने की टेंडेंसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो 3-4 एलिमेंट आप याद रखिए, सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं याद करनी है। सारे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आप लोगों को याद तो होना चाहिए लगभग ज़्यादातर का, लेकिन मैं कुछ अभी ट्रिक बताऊंगा जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और आसानी से याद कर लेंगे। अगर आप ग्रुप वाइज एलिमेंट को याद करते हैं तो आप लोगों को काफ़ी एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर, ऐसे लगभग सारे एलिमेंट्स के नाम, एटॉमिक नंबर याद करा दूंगा मैं। अभी आप लोगों को कुछ ट्रिक बताऊंगा, वो मैजिकल नंबर, जिससे आप लोग ये अच्छे से याद कर लेंगे। अगर आपके पास ग्रुप वाइज याद हैं एलिमेंट्स के नाम, जैसे आपको ये ग्रुप याद होना चाहिए, फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम आते हैं, तो एटॉमिक नंबर याद हो जाएगा। मास नंबर के भी, मास के भी बारे में मैं क्या है बताऊंगा। अगर टाइम रहा तो इसी वीडियो में बता दूंगा, नहीं तो फिर कभी लेक्चर नेक्स्ट बना दूंगा अगला, उसमें बता दूंगा। ओके, तो हम नीचे चलते हैं तो हमारे पास एटम का साइज बढ़ता है। एटम का साइज बढ़ता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी राइटवर्ड चलने पे इंक्रीज करती है, मतलब लिथियम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बेरिलियम होगा, बेरिलियम से ज़्यादा बोरॉन, बोरॉन से ज़्यादा कार्बन, कार्बन से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ज़्यादा ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन से ज़्यादा फ्लोरीन होगा। नियॉन की बात नहीं करेंगे, ये सब नोबल गैसेस हैं, इनकी कोई टेंडेंसी नहीं होती है, ये लोग इनर्ट होते हैं, यानी कि नोबल होते हैं। इन लोगों को रिएक्शन में पार्टिसिपेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बेसिकली अब तो कंपाउंड जेनन के ज़्यादा देखने को मिल गए हैं। इसका जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो ऑक्साइड और फ्लोराइड जेनॉन का मिलता है। अब नेचर में मिल रहे हैं तो स्टडी तो करना पड़ेगा, क्योंकि पहले हम लोग जो भी पढ़ते हैं ये सारी चीज़ें, जो एक्सपेरिमेंटली डेटा हम लोग को मिल जाता है, उसके बाद हम लोग को केमिस्ट्री में पढ़ना रहता है। तो हम लोग शुरू से यही बोलते थे कि नोबल गैसेस जो होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं, किसी के साथ इसका कंपाउंड नहीं मिलता है, लेकिन मिलता है। अगर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो इसके भी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन क्लाउड को वो शेयरिंग में पार्टिसिपेट करा लेगा। चलिए, और भी सारे हैं, हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसका रोल है, सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग राइटवर्ड चलते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? बढ़ती है, और डाउनवर्ड चलते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। अगर हम बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन में, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होगी, फिर क्लोरीन की होगी, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की, फिर एस्टाटीन की। 3-4 एलिमेंट को आप याद रखिए। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम क्लोरीन और नाइट्रोजन, ये लगभग एक दूसरे के एक बराबर होते हैं। ये 4 एलिमेंट को आप याद रखिए। जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात आए तो इन सबों को आप लोगों को याद होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा, इसमें नंबर नहीं याद रखना है कि क्लोरीन की 4 होती है, ऑक्सीजन की 3.5 होती है, ऐसा कुछ नहीं याद करना है। आप लोगों को क्वालिटेटिव चीज़ें ध्यान देनी है, ठीक है ना? ओके। तो राइटवर्ड चलेंगे हम तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, डाउनवर्ड चलेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। अच्छा, डाउनवर्ड चलेंगे तो मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, अगर अपवर्ड चलेंगे तो मेटलिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज होगा। अगर हम ये कहें कि अपवर्ड चलेंगे तो नॉन मेटलिक कैरेक्टर बढ़ने लगेगा। डाउनवर्ड चल रहा है तो मेटलिक बढ़ रहा है, तो अपवर्ड चलेंगे तो क्या हो जाएगा? नॉन मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। जैसे अगर हम बात करें, दोनों तो वैसे नॉन मेटल हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन में, अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन ज़्यादा मेटलिक है, दोनों नॉन मेटल है। अगर मैं नॉन मेटलिक पूछ लेता तो आप फट से बता देते कि क्लोरीन इज मोर नॉन मेटलिक देन ब्रोमीन। क्यों? क्योंकि हम ऊपर जाते हैं तो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, राइटवर्ड भी चलने पे बढ़ता है और अपवर्ड भी चलने पे बढ़ता है। लेकिन डाउनवर्ड अगर चलेंगे, फ्लोरीन से क्लोरीन पे आएंगे, क्लोरीन से ब्रोमीन पे आएंगे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा उतना ज़्यादा वो नॉन मेटलिक। यानी कि ब्रोमीन और क्लोरीन में बात की जाए कि कौन ज़्यादा नॉन मेटलिक है,
तो हम तुरंत फट से बता देंगे कि क्लोरीन नॉन मेटलिक है। लेकिन अगर हम ये कह दें कि क्लोरीन और ब्रोमीन में कौन ज़्यादा मेटलिक है, तो आपको तुरंत इसका रिवर्स कर देना पड़ेगा। मतलब जो ज़्यादा नॉन मेटलिक है वो कम मेटलिक है, इसका मतलब ये कम मेटलिक होगा और ये ज़्यादा मेटलिक होगा। इन दोनों में अगर कंपेयर हो, याद रखें ये दोनों नॉन मेटल हैं, ये समझने के लिए मैंने ऐसा बताया। अच्छा, अगर यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करें कि भाई डाउनवर्ड जाने पे हमारी मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज़ करता है, तो पोटेशियम और रुबिडियम में ज़रा बताइए कि कौन ज़्यादा नॉन मेटलिक होगा। स्पेशली दोनों मेटल हैं, लेकिन मैं क्या पूछ रहा हूँ कि कौन ज़्यादा नॉन मेटलिक है। तो आप ऐसे सोचेंगे कि नीचे जाने पे मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है, यानी नॉन मेटलिक कैरेक्टर घटता है। तो ये जो होगा नॉन मेटल जो है कम नॉन मेटलिक होगा पोटेशियम का, पोटेशियम ज़्यादा नॉन मेटलिक होगा रुबिडियम से। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। अच्छा, एटॉमिक साइज बढ़ता है या घटता है, तो क्यों घटता है और क्यों बढ़ता है, इसका भी आप लोग जवाब ले लीजिए। जैसे जैसे हम पीरियड में चलते हैं, लिथियम से बेरिलियम, बेरिलियम से बोरान, बोरान से कार्बन, कार्बन से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यहाँ तक जाते हैं तो एटॉमिक साइज घटता है। इसमें थोड़ी बहुत डिविएशन आएगी जिसको हम लोग बाद में कवर करेंगे। अभी फ़िलहाल जनरल हम बातें कर रहे हैं आपसे। देखिए, अगर लिथियम का साइज कुछ ऐसा होगा तो बेरिलियम का साइज उससे थोड़ा सा छोटा होगा, और बोरान का साइज और छोटा होगा, फिर ऐसे छोटा होता चला जाएगा। और सडनली देखेंगे कि जैसे ही हम नोबल गैस पे पहुंच रहे हैं, ड्रास्टिक चेंज आ रहा है, ड्रास्टिक इंक्रीज इन साइज आ रहा है। उसका भी रीज़न मैं बताऊंगा, अभी फ़िलहाल के लिए रहने दीजिए, जनरल ट्रेंड समझिए अभी, ठीक है। तो ये साइज क्यों घट रहा है? साइज अगर हम नीचे चल रहे हैं, देखिए हाइड्रोजन से लिथियम, लिथियम से सोडियम, या लिथियम से सोडियम, सोडियम से पोटेशियम, तो साइज बढ़ रहा है, ठीक है, ऐसे साइज बढ़ने लगता है। राइटवर्ड चल रहे हैं पीरियड वाइज, तो एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज कर रहा है, और क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है, साइज घट रहा है। और डाउनवर्ड चल रहे हैं तो भी एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, लेकिन साइज इंक्रीज कर रहा है। एक तरफ एटॉमिक नंबर बढ़ने पे साइज डिक्रीज कर रही है, दूसरी तरफ एटॉमिक नंबर बढ़ने से साइज इंक्रीज कर रही है। इसका मैटर क्या है, ये समझने के लिए हम लोग देखते हैं कि एटम का थोड़ा सा स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, और इसी के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि मैसिव पार्टिकल होते हैं वो लाई करते हैं, रहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ मोशन करता है, चक्कर लगाता है। तो इलेक्ट्रॉन का मास वैसे हम लोग एटम के मास में कभी काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वेरी लाइटर देन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अप्रॉक्सीमेटली 1836 टाइम्स जो होता है इलेक्ट्रॉन का मास लेस होता है प्रोटॉन के मास से, और 1837 टाइम्स लेस होता है इलेक्ट्रॉन का मास न्यूट्रॉन के मास से, ठीक है। इसलिए हम कभी भी जनरली एटम का मास मेज़र करते समय इलेक्ट्रॉन को कंसिडर नहीं करते हैं, उसका मास नेग्लिजिबल मान देते हैं, ठीक है ना। और एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का मास ये मान लिया गया है कि 1 AMU होता है, एक एटॉमिक मास यूनिट होता है। अब हम ये समझें कि लिथियम जो है उसका एटॉमिक नंबर 3 है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। अच्छा, मास नंबर कुछ होता है यहाँ पे 6.94 लिखा, तो इसको हम लोग 7 ले लेते हैं। मास किस पर डिपेंड करता है, देखिए मास को ए से शो करते हैं, मास शो कर डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन पे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पे। एक प्रोटॉन का मास 1 AMU, एक न्यूट्रॉन का मास AMU, दोनों को काउंट करने पे क्या बन जाएगा, एटॉमिक मास बन जाएगा। तो फिर ये 6.941 कैसे आ गया, ये सोचने का विषय है। भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमेशा क्या होंगे, नंबर्स होंगे, इंटीजर्स होंगे, 1 2 3 4 5 6, 6.5 तो होगा नहीं प्रोटॉन, तो यहाँ पे 6.941 कैसे आ गया। इसके लिए हम लोग 11th में बेसिक्स में जब पढ़ते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो उसमें जो फ्रैक्शनल अबंडेंस हम देखते हैं आइसोटोप्स की, उसमें M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3, मतलब एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप्स, और उसको उसकी फ्रैक्शनल अबंडेंस से मल्टीप्लाई करने के बाद, सबका सारे आइसोटोप्स के ऐसे करने के बाद, समेशन को 100 से डिवाइड करने के बाद जो एटॉमिक मास निकलता है उसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। इसको एवरेज एटॉमिक मास बोला जाता है, मतलब ये एवरेज है। अब आइसोटोप्स तो सभी लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ। सेम एटॉमिक मास, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट इन मास। जैसे हाइड्रोजन होता है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और इसका मास भी 1 होता है। क्यों मास 1 होता है, मास तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पे डिपेंड करते हैं। तो इसके पास अगर एटॉमिक नंबर 1 है तो प्रोटॉन तो 1 होगा, ये पक्का है, क्योंकि जितना किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है उतना ही उसके पास क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। तो 1 अगर इसका एटॉमिक नंबर है तो 1 प्रोटॉन है,
अगर इसका मास 1 लिखा हुआ है तो ये समझ जाना पड़ेगा कि न्यूट्रॉन तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि जो मास होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पे डिपेंड करता है। तो प्रोटॉन का एक मास यहाँ पे रख देंगे आप, और एटम का मास भी 1 है, तो न्यूट्रॉन को 0 होना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा आइसोटोप इसका होता है 1H2 यानी ड्यूट्रियम, ठीक है, इसको डी से शो करते हैं। और तीसरा इसका आइसोटोप होता है 1H3, इसको ट्रिटियम बोलते हैं। देखिए एटॉमिक नंबर सेम है, क्या है, एटॉमिक नंबर सबका सेम है, बस जो मास है वो डिफरेंट है, ठीक है ना। अच्छा, इसका अगर मास 2 है तो क्यों है, देखिए प्रोटॉन तो इसके पास एक ही होगा, यहाँ इस फॉर्मूले में 1 रखिए यहाँ पे, और मास दिया हुआ है 2, न्यूट्रॉन कितने होंगे, 1 यहाँ है 2 यहाँ है, तो 1 यहाँ पे होना पड़ेगा, इसका मतलब एक न्यूट्रॉन होगा इसके पास। तो हाइड्रोजन का जो ड्यूट्रियम होता है आइसोटोप, उसके पास एक न्यूट्रॉन होता है। ध्यान रहे, हाइड्रोजन का जो सिंपल हाइड्रोजन प्रोटियम जो होता है उसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। ड्यूट्रियम के पास कितने न्यूट्रॉन होते हैं, एक। मास कितना होता है, 2, क्यों, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है, तो जितने एटॉमिक नंबर होते हैं उतना ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। अच्छा, तीसरा वाला आइसोटोप देखिए, इसका हाइड्रोजन का ड्यूट्रियम जो आइसोटोप है इसका मास होता है 3, और प्रोटॉन तो ऑब्वियसली एक ही होगा, जितना प्रोटॉन होगा वही उसका एटॉमिक नंबर होता है, या जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, इसको आप लोग समझ लीजिए। अच्छा, कई लोग ये भी बोलते हैं जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होता है, तो ये भी सही है, लेकिन तब सही है जब एटम आपका चार्ज ना हो। जैसे सोडियम है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी 11 होते हैं, ओके। तो हम ये कहते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन हो उतना ही इसका एटॉमिक नंबर है, तो सही है। लेकिन क्या सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो क्या इसका जितने इलेक्ट्रॉन है उतना ही इसका एटॉमिक नंबर होगा, नहीं। ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि एक इलेक्ट्रॉन इसका निकल गया है, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, लेकिन 10 तो एटॉमिक नंबर किसका होता है, नियॉन का होता है। इसलिए कभी भी ये डेफिनेशन ना दें कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही उसका एटॉमिक नंबर होता है। ये कह सकते हैं कि नेटिव स्टेट में, अपने नेटिव स्टेट में जितने भी उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर वो चार्ज नहीं है स्पेसी कोई भी, तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसका एटॉमिक नंबर होगा। नहीं तो जनरली आप लोग इस चीज़ से अवेयर रहिए कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं किसी भी एलिमेंट में वही उसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। बात समझ में आई? तो हम लोग देख रहे थे कि एटम का की स्ट्रक्चर क्या होता है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ लाई करते हैं, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस क्या होता है, जहाँ पे डेंस पार्टिकल जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लाई करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चारों तरफ चक्कर लगाता है, ठीक है, ओके। अब अगर न्यूक्लियस के बारे में जानना हो तो ये जान लीजिए, 4 फोर्सेस, 4 फंडामेंटल फोर्सेस नेचर में अकर करती हैं। पहली फोर्स होती है सबसे वीकेस्ट फोर्स, जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। सेकंड क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि ग्रेविटेशनल से बहुत बड़ी फोर्स है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीकेस्ट होती है, उससे बड़ी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और उससे ज़्यादा पावर किसका है, उससे बड़ी पावर वीक न्यूक्लियर फोर्स, और सबसे बड़ी फोर्स जो होती है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है, ओके। अच्छा, अब हम लोग अगर ये सोचें कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन रहते हैं और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, तो प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करके दूर क्यों नहीं चले जाते, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। हम लोग जानते हैं कि प्रोटॉन चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन भी चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे होता है -1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन पे होता है +1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दोनों पे मैग्नीट्यूड वाइज चार्ज बराबर होता है, बस साइन अपोजिट होता है। इसलिए साइन अपोजिट नहीं होता है क्योंकि इसकी नेगेटिव वैल्यू है इलेक्ट्रॉन की, इसलिए अपोजिट होता है कि ये दिखाना रहता है, बस शो करना रहता है कि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और जो प्रोटॉन का चार्ज है वो अपोजिट इन नेचर है, ओके। बाकी मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी एलिमेंट है जिसके न्यूक्लियस में सारे के सारे प्रोटॉन रहते हैं, तो ये क्यों बंधे रहते हैं, क्यों एक दूसरे को रिपेल करके दूर नहीं चले जाते हैं, या ये क्यों नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में गिर जाए, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये इसमें आकर के फॉल हो जाए, ये ज़रूर सोचना चाहिए। तो उसका रीज़न ये है कि प्रोटॉन इसके अंदर रहते ज़रूर हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन रहते ज़रूर हैं, लेकिन ये एक दूसरे को रिपेल करके दूर नहीं जा सकते। क्यों, क्योंकि इसको जो न्यूक्लियर फोर्स है न्यूक्लियस के अंदर वो होल्ड करके रखता है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ये दूर जाना चाहते हैं और न्यूक्लियर फोर्स इनको क्या करना चाहता है, पकड़ के रखना चाहता है। तो न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, इस वजह से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उससे ओवरकम हो जाती है और उसका असर इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है कि वो रिपेल करके एक दूसरे से बाहर चले जाएँ। और इलेक्ट्रॉन जो
मोशन करता है, उसकी वजह से इसके पास कुछ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता है, जिससे मतलब सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल आप लोग पढ़े होंगे। सेंट्रीपिटल कोई ऐसी फोर्स नहीं होती है कि फिक्स किसी फोर्स को बोला जाता है। सेंट्रीपिटल का मतलब जैसे मान लीजिए सन है, सन के चारों तरफ अर्थ जो है मोशन कर रहा है, तो सन और अर्थ के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स पुल है, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे सेंट्रीपिटल का नाम दे देते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है उसको हम लोग सेंट्रीपिटल बोल दे रहे हैं। इस तरीके से अगर धागे में किसी बॉल को बांध के अगर हम घुमाएं ऐसे गोल गोल ऐसे घुमाएं, तो वो धागा उस समय क्या काम करेगा, सेंट्रीपिटल का काम करेगा। तो जब कभी सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है और मोशन में है कोई चीज़ और बैलेंस्ड है, तो उस पर एक फोर्स इमेजनरी बाहर की तरफ भी लगता है, उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसका जब हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें मैं डीप में समझाऊंगा कि आखिर में इलेक्ट्रॉन जो है वो फॉल क्यों नहीं कर जाता। क्योंकि जब भी कोई मोशन होता है ना, जब कोई रैंडम मोशन इलेक्ट्रॉन करेगा तो उसकी एनर्जी कम होगी, और एनर्जी कम होने से क्या होता है, उसको न्यूक्लियस में मतलब प्रोटॉन को के पास फॉल कर जाना चाहिए, मतलब प्रोटॉन से मर्ज हो जाना चाहिए, ओके, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन नहीं होता। मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में इस चीज़ को बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है 11th का एटॉमिक स्ट्रक्चर। सही से देखा जाए तो बच्चे 11th सही से पढ़ते नहीं हैं, काफ़ी बच्चे मैंने देखा और 12th के बच्चे और 10th के बच्चे एकदम मेहनत से लग जाते हैं। मेरी ये सलाह है, जो भी बच्चे 11th में हों 11th को आप हर हाल में सीरियस लीजिए, क्योंकि केमिस्ट्री जो है 11th के अराउंड ही घूमेगी पूरा हमेशा आपको 11th याद रहेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट था। इसके सारे के सारे चैप्टर जो एकदम मतलब मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो आपकी केमिस्ट्री को बेस को एकदम अच्छा कर देते हैं। जैसे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हो गया, इसमें मोल कॉन्सेप्ट हो गया, फिर आप लोगों का आ गया केमिकल बॉन्डिंग इनऑर्गेनिक समझने के लिए समझ लीजिए एकदम पैराडाइज है, ठीक है। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर, बिना स्ट्रक्चर ऑफ एटम समझे तो केमिस्ट्री को कुछ फीलिंग ही नहीं आएगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद थर्मोडाइनमिक्स, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एकदम सबसे अच्छा चैप्टर, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, फिर हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ते हैं। ऐसे बहुत सारे चैप्टर हैं जो 11th में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी बच्चे 11th के देख रहे हों वो लोग सीरियस हो जाएं, क्योंकि अभी नहीं समझ में आएगा आप लोगों को 11th में अगर केमिस्ट्री नहीं समझ में आएगी तो आगे हमेशा पूरी लाइफ आप परेशान रहेंगे केमिस्ट्री से अगर कोई अच्छा टीचर आपको नहीं मिला पढ़ाने वाला, तो वो 12th में सीधे 12th की बात करेगा और चला जाएगा। वो अच्छा है, अगर 12th में वो 11th की बात नहीं कर रहा तो भी वो अच्छा है। टीचर सब अच्छे होते हैं, आप किससे समझ पाते हैं, कितना समझ पाते हैं, ये डिपेंड करता है। तो वैसे मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा तो जो बच्चे 12th हैं वो निराश ना हों, क्योंकि मैं 12th में भी जो 11th के जो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं छोटे छोटे, मैं वहाँ बताते चलूँगा, ओके। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे कि साइज क्यों घटता है। साइज क्यों घटता है, अगर हम पीरियड वाइज चलेंगे तो किसी भी एटम का साइज क्यों घटता है, तो उसके लिए हम ये समझें हम कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन पड़े रहते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर लाई करते हैं, मतलब रिवॉल्व करते हैं, ठीक है ना। रिवॉल्यूशन इलेक्ट्रॉन का होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो लिथियम को अगर हम देखेंगे तो इसके पास 3 प्रोटॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन भी है। पहला सेल होता है, दूसरा सेल, ये सब एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैं बताऊंगा, या इसका बेसिक लेक्चर अभी मैं बनाने वाला हूँ इसके ऊपर भी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से लगाए सारी चीज़ें एटम की हमको समझाना है। तो उसमें मैं आप लोगों को एक लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे आप लोगों को एकदम अच्छे से आइडिया हो जाएगा पूरा स्ट्रक्चर के बारे में और फील आ जाएगा, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसके पास 3 होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले सेल में होगा और 1 इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में होगा। 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। बेरिलियम के पास अगर हम जाके देखें तो बेरिलियम के पास 4 प्रोटॉन होगा। न्यूट्रॉन को छोड़ दीजिए, न्यूट्रॉन का अभी कोई यूज नहीं है, क्योंकि न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, वो अट्रैक्ट नहीं करेगा, रिपेल नहीं करेगा, ठीक है ना। चलिए, जैसे ही हम बेरिलियम पे आए तो इसके पास भी 2 सेल होगा, ओके। 2 इलेक्ट्रॉन पहले सेल में होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे सेल में होंगे। इसका 3 प्रोटॉन इसके 3 इलेक्ट्रॉन को उतनी तेज़ी से नहीं खींच पा रहा है, मतलब इनके 3 प्रोटॉन का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे उतना अच्छे से नहीं पड़ रहा है जितना कि 4 प्रोटॉन का 4 इलेक्ट्रॉन पे पड़ रहा है। क्या कहना चाहते हैं सर, तो समझिए इस बात को। जैसे जो एटम का साइज होता है वो किस पे डिपेंड करता है,
सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से हम वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन के डिस्टेंस को नापते हैं, इसको हम रेडियस बोलते हैं, और रेडियस से हम साइज निकाल लेते हैं एटम का, उससे आइडिया लगा लेते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो हमने ये पाया कि 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन के बीच में उतना ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं होता है जितना ज़्यादा 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन के बीच में होता है, इसी को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। तो जब हम राइटवर्ड चलते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करता है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करने से नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज़ करते हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज़ करने से जो न्यूक्लियस है डेंस हो जाता है। न्यूक्लियस क्या होता है, मतलब पॉजिटिव इसके अंदर नेचर ज़्यादा आ जाने से ये मजबूत हो गया, इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा तेज़ी से अपने तरफ खींच पाएगा। तो यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन पे पुल अच्छा नहीं था, यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन पे पुल अच्छा हो गया, ज़्यादा अच्छा हो गया, इसके कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा हो गया। इसकी वजह से इसका रेडियस थोड़ा कम हो गया, इसलिए साइज एटम का डिक्रीज कर गया। ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियस क्या होता है एक बार और समझ लीजिए। न्यूक्लियस बहुत ही छोटी चीज़ है। एटम तो वैसे भी एक फंडामेंटल पार्टिकल हो गया, लेकिन एटम से भी 1 लाख गुना छोटा होता है न्यूक्लियस। उसी के अंदर सारा मास वाला चीज़ रहता है, बाकी तो हॉलो है, खाली है। ऐसे समझना चाहें कि इंसान आदमी है, आदमी कितने एटम से मिलकर के बना है अगर पूछा जाए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 7 × 10⁻27 एटम अप्रॉक्सीमेटली इतने एटम से मिलकर के बना है इंसान का शरीर। तो इसमें जो है एटम्स में अगर हम खाली जगह को छोड़ दें, मतलब जो मेरा बॉडी है वो ज़्यादातर खोखला है ना, खोखला है, डेंस पार्ट तो सिर्फ न्यूक्लियस है। तो सारे खोखले इस वाली जगह को निकाल दिया जाए, सिर्फ और सिर्फ जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डेंस पार्ट है न्यूक्लियस उसको रखा जाए, तो हमारा बॉडी का मतलब पूरी बॉडी जो है एक शुगर क्यूब में समा जाएगी। मतलब इतना ज़्यादा फ्री स्पेस होता है हमारी बॉडी में, ठीक है ना। 1 लाख टाइम ऐसे समझे कि न्यूक्लियस जो होता है वो लगभग 1 लाख गुना छोटा होता है किसी एटम के साइज से। ठीक है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक फुटबॉल का ग्राउंड जितना बड़ा होता है उसको अगर एटम ले लिया जाए तो जो फुटबॉल होगा वो क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। ऐसे तो एटम बहुत छोटा होता है, आपको इमेजिन करना चाहिए। साइंस में हमेशा आप लोग इमेजिन करके चलेंगे, चीज़ों को एक दूसरे से रिलेट करेंगे तभी अच्छे से समझ में आएगा। अगर इमेजिन नहीं करेंगे तो साइंस सही से समझ में नहीं आएगी। चीज़ें एक दूसरे से रिलेट करिए, फिजिकल जो आप डेली लाइफ में देखते हैं उससे रिलेट करके जब पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से वो चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो हम लोग समझें ये कि जब भी हम राइटवर्ड चलते हैं तो एटम का साइज क्या होता है, डिक्रीज़ करता है। डिक्रीज़ क्यों करता है? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। एटॉमिक नंबर बढ़ने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जिसकी वजह से लास्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का पुल ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से उसका रेडियस कम हो जाता है और साइज घट जाता है। अब पीरियड वाइज क्या होता है, ग्रुप वाइज क्या होता है? ग्रुप वाइज हमेशा साइज एटम का बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? जैसे हम लोग हाइड्रोजन पे गए, हाइड्रोजन से लिथियम पे गए, लिथियम से सोडियम गए, सोडियम से पोटेशियम पे गए, पोटेशियम से रुबिडियम, तो साइज एटम का हम डाउनवर्ड चलते हैं तो बढ़ता जाता है। क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता है भाई? राइटवर्ड चल रहा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, डाउनवर्ड चल रहे हैं तो भी तो बढ़ रहा होगा, क्योंकि जब हम डाउनवर्ड चलते हैं तो एटॉमिक नंबर तो फिर भी बढ़ता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो बढ़ ही रहे हैं। हाँ, तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि एटॉमिक नंबर बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है, लेकिन नया सेल इंट्रोड्यूस हो जाने से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नए सेल में एंटर कर जाने से सेल्स बढ़ जाने की वजह से एटम का साइज बढ़ जाता है। जैसे आप समझें कि पहले सेल में सिर्फ पहले पीरियड में सिर्फ एक सेल है, जैसे ये पहला पीरियड हो गया, हाइड्रोजन और हीलियम फर्स्ट पीरियड के मेंबर होते हैं। लिथियम में कितने हो गए टोटल? 2 सेल हो गए, सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। सोडियम में आप आएंगे तो 3 सेल हो गए, और पोटेशियम में आएंगे तो 4 सेल हो गए। मतलब जितना पीरियड नंबर होगा वही आप देखेंगे कि सेल बढ़ता जाता है। तो जब सेल नंबर इंक्रीज कर रहा है तो साइज़ यहाँ से यहाँ तक के इलेक्ट्रॉन की जो रेडियस हो गई, डिस्टेंस हो गई, वो बढ़ गई। तो जाहिर सी बात है जब हम नीचे जाएंगे तो साइज इंक्रीज करेगा। ओके। चलिए, 2 हमने जब शुरू में बताया था तो बताया ये था कि न्यूमेरिक्स से आप याद करिए, ठीक है ना। ये हेयर लीना कर रब से फरियाद, फिर ये बताया। इसको अभी मेरी ये राय रहेगी कि डी ब्लॉक जब आप याद करिए तो 1 या 2 पीरियड भी याद कर लीजिए। कैसे याद कर लीजिए? सक्टिव, करमन, फीको, नीको, जन, इस तरीके से। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इस तरीके से आप याद करेंगे जब न्यूमेरिक्स बना करके, तो हो सकता हो याद हो जाए। 2-4-5 बार करके बैक देखिए, ऐसे ही याद हो जाएगा। या ये भी याद कर लें अगर हो सके तो यारी जरा निभाना मौत तक, रू रह पड़ा कर, यहाँ पे देखिए रह, ये है
कोबाल्ट यहाँ था। रूरह पड़ आग कद, जैसे यारी से यट्रियम, ज़रा से जिरकॉनियम, निभाना से नियोबियम, मौत मोलिब्डेनम, तक टेक्नीशियम, रूह और रुथीनियम, रह रोहोडियम, पड़ाग पड़ से पैलेडियम, आग से सिल्वर, कद से कैडमियम। और इस तरीके से आप याद कर लें। इसको भी ऐसे ही न्यूमेरिक्स बना सकते हैं, ला हफ्ता डब्लू रे, है ना। और इस तरीके से कुछ भी बना लीजिए, ला हफ्ता डब्लू रे, ऑस्मियम इरिडियम प्लेटिनम गोल्ड सिल्वर, इस तरीके का कुछ भी बना लीजिएगा। जैसे मैं खुद भी बनाता रहता हूँ कुछ भी, अभी तो याद नहीं पड़ रहा है इसके लिए क्या बनाया था मैंने। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मैं 11th में जब पढ़ाऊँगा बता दूंगा। एक चीज़ और होता है, एटॉमिक नंबर कैसे याद करें। एटॉमिक नंबर याद करने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस मैजिकल नंबर याद रखिए, ग्रुप वाइज याद कर लीजिए और एक मैजिकल नंबर मैं दूंगा उसको याद कर लीजिए। उससे पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए कि 4 जो ब्लॉक होते हैं वो क्यों होते हैं। ब्लॉक का नाम SPDF क्यों बना, क्यों पड़ा, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं किसी भी एलिमेंट का, तो इलेक्ट्रॉन जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो उसी सबसेल में इंटर करता है जिस ब्लॉक का वो एलिमेंट है। मतलब एस ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट लेंगे, जैसे सोडियम ले लिया, तो सोडियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 2 2 4 6 10, 3s1 होगा, ठीक है ना। तो देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में इंटर किया, ये होता है सेल, ठीक है। थर्ड सेल जो है एस सबसेल में इंटर किया, तो 3s1। तो एस सबसेल में इंटर करने की वजह से इसको क्या बोलाता है, एस ब्लॉक एलिमेंट। कोई भी ले लीजिए, मैग्नीशियम ले लीजिए, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6 और 3s